नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पेपर हल करने जा रहे हैं उसमें 3 पॉइंट मुख्य रूप से है। इंडियन सोसाइटी, बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लासिकल थिंकर। तो अगर आप समाजशास्त्र की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की, नेट की, एमपी टेट की, किसी भी की, तो ये आज हम 150% हल करेंगे। ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किन का विचार है? ऐसा किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो किसने कहा था? इमाइल दुर्खिम ने कहा है। प्रश्न नंबर अगला है कि शिरोहीन समाज क्या होता है? शिरोहीन, शिरो यानी शीर्षक, शीर्षक यानी मुखिया। तो जिस समाज में मुखिया नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? शिरोहीन समाज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कोई औपचारिक मुखिया का नहीं होना शिरोहीन समाज कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है? किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है? किसने किया? ब्रूम एवं सेल्जनिक ने, ब्रूम एवं सेल्जनिक ने। प्रश्न नंबर 5, कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है? यानी दो प्रकार की विचारधारा है, एक स्वरूपात्मक और एक समन्वयात्मक। तो इनमें से 3 है, वो क्या है? स्वरूपात्मक। तो जॉर्ज स्मेल इसके जनक हैं, टोनीज और बुगल इसके समर्थक हैं, सेरोकिन है वो इस विचारधारा के नहीं है, वो किसके हैं? समन्वयात्मक विचारधारा के हैं। इन्होंने ABC का सूत्र था दिया था, जिसको बोलते हैं N+1, N+1 का सूत्र है वो सेरोकिन ने दिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि संरचना के विश्लेषण में दोहरे विप्रत्यय की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बाइनरी अपोजिशंस की अवधारणा किन्होंने दी? तो किन्होंने दी है? लेवी स्ट्रास ने दी। संरचना का विश्लेषण है वो लेवी स्ट्रास के द्वारा किया गया था। इसमें इन्होंने दोहरे विपर्य की अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 7 है कि सहजाति केंद्रीयता का विपरीत है। सहजाति केंद्रियता, नर जाति केंद्रवाद, यानी अपनी जाति को केंद्र में रखकर मूल्यांकन करना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि दूसरे की संस्कृति को केंद्र में रखना, यानी विदेश केंद्रितता। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म की पहचान करनी है। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी। मानव समूह की अवधारणा सही नहीं है। प्राथमिक समूह CH कुल्ले, बाह्य समूह समनर, ये सही है। प्रश्न नंबर 9 कि सूची A का सूची B के साथ मिलान है वो करना है। तो ये B है, इसका सही आंसर है। कौन सा? B आंसर है वो इसका सही है। प्रश्न नंबर 10 है कि लेवीरेट क्या है? लेवीरेट का संबंध किससे है? तो लेवीरेट का संबंध है वो है विवाह की एक प्रथा से। तो 2 प्रकार की विवाह की प्रथा होती है, एक लेवीरेट, एक सेरोरेट। लेवीरेट का मतलब होता है देवर विवाह और सेरोरेट का मतलब होता है सह से यानी साड़ी विवाह। जब मर्त पत्नी की बहन से शादी तो वो साड़ी विवाह, और मर्त पति के भाई से देवर विवाह, जो कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से होती है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी? JC बर्नार्ड ने लिखी। विवाह का भविष्य, फ्यूचर ऑफ मैरिज। अगस्ट काम्टे ने 3 चरण बताए थे, इनमें से कौन सा चरण अगस्ट काम्टे ने नहीं बताया था? देव शास्त्री यानी धार्मिक युग, अधिभौतिक यानी तात्विक युग, प्रत्यक्षवादी, औद्योगिक उन्होंने नहीं बताया था। तो इसको अंग्रेजी में हम है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 13 कि निम्न में से किस समाज प्रकार के समाज का उल्लेख माइक ओ डोनेल ने नहीं किया? तो किसका नहीं किया था उन्होंने औद्योगिक समाज का अध्ययन है वो उल्लेख नहीं किया था। प्रश्न नंबर 14 है, समाजशास्त्र की परिभाषा में एलेक्स इंकल्स ने 3 पथ बताए थे। कौन कौन से बताए थे? अनुभविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ और ऐतिहासिक पथ। लेकिन आलोचनात्मक पथ इन्होंने नहीं बताया था। तो कौन सा शामिल नहीं है? आलोचनात्मक पथ शामिल नहीं है। अगस्ट काम्टे की
पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित है। इनकी पहली जो पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसफी वो 6 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 16, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। समुदाय की ये परिभाषा किसने दी कि सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को संप्रदाय कहते हैं? तो ये परिभाषा किन्होंने दी है? ये परिभाषा दी है ओगबर्न एवं निमकोफ ने, ओगबर्न एवं निमकोफ ने। प्रश्न नंबर 17, कंपेंटेटरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? एस.सी. दुबे ने लिखी थी। किनके द्वारा रचित है? एस.सी. दुबे के। सांस्कृतिक लक्ष्य मर्टन यहाँ ने बताई थी, सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना और संस्थागत साधनों को अस्वीकार करना। यानी हम परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन परीक्षा कैसे पास करेंगे? नकल करके। ये यानी हम संस्थागत साधनों को अस्वीकार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नवाचार। क्या कहते हैं? नवाचार। इसका 2 ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि संस्कृति का आधार तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा है वो संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? संकेत, मूल्य, मानक ये आधार तत्व है, संबंध है वो आधार तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 20 कि कार्ल मेनहिम ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो किस में बताए थे? मैन एंड सोसाइटी के अंदर, मैन एंड सोसाइटी के अंदर। प्रश्न नंबर 21, नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं हैं वो किसने दी? तो नातेदारी को 2 भागों में रूप से किसने विभाजित किया? वर्गात्मक यानी जिसमें एक वर्ग में कई नातेदार आ जाते हैं, जैसे कि अंकल के अंदर कई आ जाते हैं, दक्षिण भारत के अंदर अन्ना में कई नातेदार आ जाते हैं, और उत्तर भारत में वर्णात्मक होती है, यानी एक रिश्तेदार के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसने कहा था ऐसा? मॉर्गन ने ये संज्ञाएं हैं वो दी है। ये जो एग्ज़ाम है वो मेरा गोल्डन एग्ज़ाम था। इसी ये कॉलेज लेक्चरर 2016 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, 24 जून को हुआ था, और इसमें मेरे 150 में से 127% सही थे, 127% सही थे। ये सबसे अच्छा पेपर मेरा गया था। लगभग 80% है वो कटबड के मेरे शेष बच्चे थे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की थी? किसने की थी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मैक्याइवर एवं पेज ने की थी। किसने की थी? मैक्याइवर एवं पेज ने की। ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप से थी। ये किस रूप से प्रधान थी? ये थी कि सेवाओं का आदान प्रदान और अंतरजातीय संबंध दोनों का हो। ये अंतरजातीय संबंधों पर वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान था। कमीन एवं जजमान का संबंध इनमें पाया जाता था। प्रश्न नंबर 24, भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? जाति व्यवस्था आज तक क्यों नहीं खत्म हुई? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसकी अंतर्विवाही प्रकृति। इसकी अंतर्विवाही प्रकृति, यानी अगर दूसरे जातियों में विवाह होने लगे तो जाति व्यवस्था वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरकारें हैं वो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करती है। और राजस्थान की सरकार ने अगर कोई अंतर्जातीय विवाह करता है कुछ लिमिटेशन के साथ तो उसको 5 लाख रुपए वो पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है वो स्पेंसर की है, 1977 में, और इसके 3 वॉल्यूम थे, 1877 में, सॉरी। समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी ये समाजशास्त्र की सबसे छोटी परिभाषा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। वार्ड, किसने कहा? वार्ड। गिडेंस ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक शब्द इन्होंने जोड़ा था। प्रश्न नंबर 27 है कि एक उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो हमारे क्या होता है, अनुलोम विवाह होते हैं। क्या होते हैं? अनुलोम विवाह होते हैं, जिसमें है वो लड़की पक्ष हमेशा उच्च जाति के लड़का देखता है, लेकिन इसमें विपरीत है तो उसको बोलते हैं
प्रतिलोम विवाह। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। प्रश्न नंबर 28, किसने का कथन है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का क्या है? विस्तार है। तो ऐसा किसने कहा? फिक्टर ने कहा। किसने कहा? फिक्टर ने। प्रश्न नंबर आगे है 29, दुर्खिम के अनुसार इनमें से सामयिक एकता का सूचक क्या है? सामयिक एकता। तो सामयिक एकता में कानून है वो किस प्रकार के होते हैं? सुधारात्मक होते हैं, क्षतिपूर्ति वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 30, कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पियरे वार्दियू के द्वारा की गई है। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ होता है? भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में पिछड़ापन। इसमें क्या होता है कि भौतिक संस्कृति आगे चली जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो इसको सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा है। यह उदाहरण किसने दी थी? ओकबर्न ने दी थी। कब दी थी? 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दी थी। प्रश्न नंबर 32, प्रदत्त परिस्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? अब ये आ रहा है ना प्रदत्त, ये क्या है कि अंग्रेजी में छपा गया है पेपर, उसका बाद में ट्रांसलेट किया गया है गूगल से। तो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। तो ब्राह्मण है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर है, या एक पुत्र तो एक स्वयं डॉक्टर है, वो क्या है? अर्जित परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। प्रश्न नंबर 33, कि कौन सा वक्तव्य है वो सही है? तो सही कथन कौन सा इनमें से? सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के दायरे एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। ये प्रश्न समझना, हो सकता है कभी किसी पेपर में वो पूछ लिया जाए। यानी सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है, छोटा पार्ट है। सांस्कृतिक परिवर्तन विस्तृत होता है, उसमें भौतिक संस्कृति आ जाती है और अभौतिक संस्कृति भी आ जाती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन अभौतिक संस्कृति में ही परिवर्तन है। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र है वो विस्तृत है सामाजिक परिवर्तन की तुलना के अंदर। कौन सा कथन है वो सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल ये सार्वभौमिक होते हैं। ये कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न नंबर 35, भूमिका संघर्ष का अर्थ है। भूमिका संघर्ष है वो कब उत्पन्न होता है? कब उत्पन्न होता है? जब दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष है, वो भूमिका द्वंद्व नहीं आएगा। भूमिका के अनिवार्य संघर्ष जरूरी नहीं होता है। दो विसंगत यानी दो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को जब एक साथ करना पड़े तब ये भूमिका संघर्ष की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो 3 इसका सही आंसर होगा। प्रौद्योगिकी विलंबन की अवधारणा है वो किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? प्रौद्योगिकी विलंबन मैकआइवर एवं पेज के द्वारा। किन के द्वारा की गई है? मैकआइवर एवं पेज ने। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा ओकबर्न ने दी थी। प्रौद्योगिकी या तकनीकी विलंबन, जब भौतिक संस्कृति आगे चली जाती है यानी तकनीक आगे चली जाती है, जैसे मोबाइल तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, लेकिन उसके अनुरूप हम अभी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। प्रश्न नंबर 37, बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को बाल न्याय अधिनियम 1986 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 38, प्लेटो ने अवशेषों के कितने वर्गों की पहचान की है? कितने वर्गों की पहचान की है उन्होंने? 6 वर्गों की पहचान की है। कितनों की? 6 अवशेष, 6 प्रकार के अवशेष उन्होंने बताए थे। अगर ये सब क्लासें हो चुकी है, ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी समस्त क्लासें मैंने यूट्यूब चैनल पे करवा दी है, और अगर किसी ने वो क्लासें देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% पर्सन उन्हीं में से आ रहे हैं। अभी हम 38% कर चुके हैं, 38 में से 1% को छोड़कर सारे के सारे मैं यूट्यूब चैनल पे करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 39 है,
कि सत्ता का अर्थ है, सत्ता का क्या अर्थ होता है? वेद सत्ता। सत्ता का क्या अर्थ होगा? वेद सत्ता। बाकी ये पराधीनता की बातें हैं। आगे है प्रश्न नंबर 40 कि सामाजिक नियंत्रण की कौन सी युक्ति पार्सन्स द्वारा नहीं बताई गई है? कौन सी पद्धति है जो पार्सन्स ने नहीं बताई थी? तो कौन सी पद्धति नहीं बताई थी उन्होंने? प्रत्यक्षवादी पद्धति इन्होंने नहीं बताई है, बाकी तीनों बताई है। आगे है सामाजिक क्रिया को कर्ता के अभिपरक अर्थ के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक क्रिया में कर्ता जो अर्थ देता है, व्यक्तिपरक अर्थ, तो उसको किसने महत्व दिया है? उसको किसने महत्व दिया है? किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। मैक्स वेबर ने इसको व्याख्यात्मक बोध या फिर समझ का है। और अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है, वर्स्टेहन। क्या आता है? वर्स्टेहन, इसको उन्होंने कहा है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? कि समुदाय में समुदाय समाज का एक प्रकार है, बिल्कुल है। समुदाय मूर्त होता है, समाज अमूर्त है, बिल्कुल सही है। समुदाय में समानता और अंतर दोनों होता है, नहीं होता है। समुदाय में केवल समानता होती है, निश्चित स्थान पे होता है, ये सही है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 43 है कि वेबर के अनुसार भारत में पूंजीवाद क्यों नहीं पनप सका? क्योंकि हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पुरस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने धार्मिकता पे, धर्म के आधार पे पूंजीवाद के कारणों की पहचान की थी। और केल्विनवाद, 6 धर्मों का अध्ययन किया था और सिर्फ केल्विनवाद के अंदर उन्होंने पाया था कि वहाँ पर क्या होता है, पूंजीवाद पनपने की अवसर है वो ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 44, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो कब बना था? कब बना था? 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम ये भी 1955 में है। सॉरी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में है और हिंदू विवाह है वो 1955 में है। विशिष्ट विवाह अधिनियम यानी विशेष विवाह अधिनियम है वो 1954 में है और सती प्रथा है वो 1829 के अंदर है। तो ये थोड़ा सा निकल गया, स्लिप हो गया दिमाग से। आगे है प्रश्न नंबर 45। अब इसका जो सही आंसर देगा, और सही आंसर इसका दिया भी नहीं दिया जा सकता। 45 नंबर है कि कौन सा एक कारण सामाजिक परिवर्तन का नहीं हो सकता? यानी इनमें से किसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है? विचारधारा से तो होता है, साम्यवाद आएगा, पूंजीवाद आएगा, जनसंख्या से होता है, प्रौद्योगिकी से होता है, मानव मूल परिवर्तियों। तो इसका ऑप्शन तो सही होना चाहिए था डी कि मानव मूल प्रवृत्तियों से, लेकिन इस प्रश्न को क्या है, डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। अब क्या होता है, कई बार मुझसे कमेंट में आते रहते हैं कि सर आपने गलत बता दिया। देखो, मैं वही बताता हूं जो आंसर की जारी करती है संस्था। अगर नेट ने जारी किया, आरपीएससी ने जारी किया, एमपीपीएससी ने जारी किया, यूपीपीएससी ने जारी किया, अगर वो गलत है तो फिर मेरा भी आंसर है वो गलत होगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को सही मानते हैं कि इसका सही आंसर ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं कि परिवार है, इसकी उत्पत्ति फैमिली शब्द से हुई है। ये फैमिली शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? आप में से ज़्यादातर क्या कहेंगे कि ये लैटिन भाषा का फैम्यूलस शब्द है, उससे परिवार बना है। लेकिन नहीं, रियलिटी ऐसी नहीं है। ये किससे बना है? ये रोमन शब्द है, रोमन भाषा के फैम्यूलस शब्द से बना हुआ है। इसी प्रकार से संरचनावाद की अवधारणा किसने दी? संरचनावाद की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ज़्यादातर आप यही कहोगे लेवी स्ट्रास, लेकिन नहीं, जो प्रारंभिक थी वो सोसरे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर सोसरे भाषाविद थे, वहीं से संरचनावाद आया था। अगर ऑप्शन में वो नहीं है फिर लेवी स्ट्रास का नाम आएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है?
प्रदत्त परिस्थिति का आधार है वो कौन सा नहीं है। तो वर्ग सदस्यता अर्जित है, बाकी जाति, नातेदारी, प्रजाति ये सब प्रदत्त के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 47 कि कौन से सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो ये तो इजी सा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। तो वो मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने की बात है वो करता है। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से विवाह की अनुमति नहीं देता है, यानी कितने से ज़्यादा पीढ़ियों में विवाह की अनुमति नहीं देता है। तो 5 और माता पक्ष की ओर से 3 पीढ़ियों में विवाह की अनुमति है वो नहीं होती है। उससे बाद की पीढ़ियों में विवाह की अनुमति है वो हिंदू विवाह अधिनियम देता है। तो पितृपक्ष की तरफ से 5 पीढ़ियाँ और मातृपक्ष की तरफ से 3 पीढ़ियों में विवाह की अनुमति नहीं होती है। प्रश्न नंबर 49 कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान है करनी है। तो भूमिका निर्माण टर्नर सही है, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी किसकी अवधारणा है? गोफमैन की। किनकी है? गोफमैन की है, शेरोकिन की नहीं है। प्रश्न नंबर 50 निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो परिवार, मित्र मंडली, पड़ोसी, ये कुल्ले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए थे, लेकिन जाति समिति को नहीं बताया था। प्रश्न नंबर 51 कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ये परिभाषा किनकी है? तो ये परिभाषा है बोगार्ड्स की। किनकी है? बोगार्ड्स की ये परिभाषा है। प्रश्न नंबर 52 निम्न में से दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा की जो विशेषताएं बताई थी, 3 विशेषताएं बताई थी, मुख्य रूप से 2 बताई थी, एक बाध्यता, एक बाध्यता, लेकिन और तीसरी बताई थी सामान्यता, लेकिन मूल्य वो नहीं बताई है। प्रश्न नंबर 53 पूर्वामुखी परिवार का उदाहरण है। पूर्वानुमुखीकरण परिवार का उदाहरण है वो कौन सा है? तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें सही आंसर है जिसमें जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जिसमें जन्म हुआ है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी तड़प है। ये एक होता है जन्म परिवार, तो इसको बोलते हैं जन्म परिवार, और दूसरा होता है प्रजनन परिवार। तो ये क्या है? फैमिली ऑफ ओरिजेंटल। आगे है प्रश्न नंबर 54 कि आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। जब आर्थिक संकट बढ़ रहा हो और लोग आत्महत्या करते हैं तो उस प्रकार की आत्महत्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अस्वाभाविक। क्या कहा जाता है? अस्वाभाविक, एनोमिक, यानी आर्थिक संकट यानी समाज के अंदर अव्यवस्था है वो फैल जाती है। प्रश्न नंबर 55 अर्ध सहभागी समूह सहप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? अर्ध सहभागी अवलोकन की बात है वो सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? जिन्स वर्ग ने की थी। किसने की? जिन्स वर्ग ने। प्रश्न नंबर 56 पति पत्नी, डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है युग्म परिस्थिति। क्या कहा जाता है? युग्म परिस्थिति। प्रश्न नंबर 57 जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो उसको क्या कहते हैं? आप समझ ही गए होंगे, उसको कहते हैं अनुसंताती माध्यमिक संबोधन। जब एक का नाम बोलते हैं ना अपने, फलाने की मम्मी, टोनू के पापा, तो ये माध्यमिक संबोधन है। फलाने की बहू, या अनुसंतति यानी संतति के नाम से अगर किसी को संबोधित किया जाता है तो। प्रश्न नंबर 58 है कि किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने का बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? यानी ये थोड़ा सा परंपरा है। कौन सी परंपरा है? ये टोडा
जनजातीय उसमें क्या होता है, भ्रातक बहुपति विवाह होता है। क्या होता है, भ्रातक बहुपति विवाह होता है। तो पता नहीं चलता है कि उसके पिता कौन है। तो जो तीर और कमान देता है किसी उत्सव पर तो वो उसका पिता माना जाता है। प्रश्न नंबर 59 है कि दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता कहाँ पाई जाएगी? यांत्रिक एकता सरल समाजों के अंदर पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? सरल समाजों के अंदर है वो पाई जाती है। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किस कथन पर बल देता है? किस कथन पर बल देता है? तो श्रम विभाजन एक समाकलनात्मक प्रक्रिया है। अब अंग्रेजी शब्द है ना, यहाँ इसको पकड़ो, इंटेग्रेटिव, एकात्मक क्रिया, यानी समाज के अंदर ये क्या करती है, एकता स्थापित इससे होती है। क्या स्थापित होती है? एकता स्थापित करने वाली ये प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 61 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ है 1848 में। ये इजी है, इसकी तारीख भी याद कर लेना। अभी मुझे ये तारीख याद नहीं आ रही है, शायद 12 तारीख थी, महीना याद नहीं है। आगे है द थर्ड वेव पुस्तक। द थर्ड वेव पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? किन के द्वारा लिखी गई है? एल्विन टॉफलर के द्वारा। टॉफलर इनका सही उच्चारण है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। प्रश्न नंबर 63 है सिमेल ने समूह के वर्गीकरण का आधार क्या बताया है? आकार बताया। क्या बताया है? आकार। त्रेत समूह है, एकल समूह है, द्वैत समूह है। प्रश्न नंबर 64 कि कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? प्राचीन तो वर्ण आश्रम धर्म, यानी वर्ण और आश्रम वहाँ की प्रमुख विशेषता है वो रही है। प्रश्न नंबर 65 कि किसने समाज को स्वत स्फूर्त कहा है? किसने समाज को स्वत स्फूर्त कहा है? तो किसने कहा? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लुई जेनेरिस। लुई जेनेरिस है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और सर्वप्रथम ये प्रयोग किया था इमाइल दुर्खिम ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खिम। प्रश्न नंबर 66 हिप्पियों। तो हिप्पी क्या है? तो हिप्पी प्रति संस्कृति का उदाहरण है। किसका है? प्रति संस्कृति का उदाहरण है। काउंटर कल्चर। अंकल शब्द है तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जिसमें एक साथ कई नातेदार आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गात्मक नातेदारी। क्या बोलते हैं? वर्गात्मक नातेदारी। प्रश्न नंबर 68 जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कौन सा कारक नहीं है? कौन सा कारक है वो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है? तो पश्चिमीकरण कहाँ जातिवाद को बढ़ावा देता है? पश्चिमीकरण में तो जाति होती नहीं है। प्रश्न नंबर 69 एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो शब्द है वो सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रयोग किए थे? तो ये इनकी प्रारंभिक पुस्तक थी द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण क्या उदाहरण है वो प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 70 गोत्र किस प्रकार के विवाह का उदाहरण है? तो गोत्र में विवाह है वो किस प्रकार से होते हैं? बहिर्विवाह होते हैं, यानी गोत्र से बाहर होते हैं, जाति से अंतर होते हैं। जाति में होते हैं लेकिन गोत्र से बाहर होते हैं। प्रश्न नंबर 71 कि कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है जिसमें उत्पीड़न नहीं होता है? तो कौन सा होता है? वेश्यावृत्ति। बाकी तो सब में क्या होता है? उत्पीड़न किया जाता है। वेश्यावृत्ति में स्वयं की इच्छा से भी ये कार्य वो किया जा सकता है लेकिन अपराध है। प्रश्न नंबर 72 क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज का अंपायर से अभद्र व्यवहार किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो ये है वो मैक्स वेबर की बात है और ये क्या है? भावनात्मक क्रिया है। वो क्या होता है? भावनात्मक क्रिया, गुस्सा आ जाता है उसको। आगे है 73 कि विषमलिंगीय सहोदर के बीच विवाह कहाँ मान्य है? कहाँ मान्य है विषमलिंगीय सहोदर विवाह? तो ये दक्षिण भारत के अंदर होते हैं विषमलिंगीय, विलिंग सहोदर विवाह।
74 है कि समाजीकरण का विकर्ण नहीं है। तो समाजीकरण कहाँ नहीं होता है? तो कहाँ नहीं होगा? सेना में समाजीकरण का विकर्ण नहीं है। विद्यालय, युवागृह, परिवार, ये सब समाजीकरण के विकर्ण हैं। 75 है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। ये किसने कहा? तो ये कहा है बीयरस्टेड ने। बीयरस्टेड ने। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं या पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आप या तो उनको कहीं नोट कीजिए और बाद में उनका रिवीजन करना, क्योंकि हम एक बार जब पढ़ते हैं तो लगता है कि याद हो जाते हैं, लेकिन होते नहीं है। जैसे कि आज हम 150 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, मानते हैं कि आपको 50 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने खुद का प्रश्न बैंक तैयार कीजिए और उसमें उन प्रश्नों को लिखिए जो आपको नहीं आते हैं। अब 100 प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप उनको भूल जाइए, उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से ही आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि दुर्खिम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित है? ये देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न देखो नया है। तो कितने देशों का अध्ययन उन्होंने किया है, और ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी। तो कितने देशों का अध्ययन किया था? 11 देशों का अध्ययन किया था। कितने देशों का अध्ययन किया था? 11 देशों का अध्ययन किया था। ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं था, पहली बार आया था ये, और उसके बाद में भी किसी देश में ये परीक्षा में ये नहीं पूछा गया प्रश्न। 77 है कि संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, यानी बाकी तो सारे संयोजक है, लेकिन इनमें से एक है वो संयोजक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। सहयोग, संयोजन, आत्मसारकुन क्या है? संयोजक है, यानी सहयोगी क्रिया है। 78 क्या कहता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? हर्स्कोविट्स ने कहा। होबेल ने क्या कहा था? कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। 79 की समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? ऐसा किसी ने नहीं कहा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 80 है कि भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस वर्ष कौन सा कानून हुआ था? तो दहेज वाला कानून बना था। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। आगे है 81, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठाता डीन कौन? डीन है। वो किसका एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होगा अर्जित का या किसी और का। तो ये जो ऑफिस है पदानुसंघ का, ये क्योंकि औपचारिक कार्यालय है, तो इसमें सही आंसर होगा पदानुसंघ, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। किंग्सले डेविस ने ये 4 प्रकार बताए थे ना, तो इसमें ऑफिस की बात इन्होंने कही थी। प्रश्न नंबर 82 है कि कौन सा अधिनियम है वो केवल जनजातियों से संबंधित है? तो कौन सा अधिनियम है? ये है 44, जो केवल जनजातियों से संबंधित है। बाकी ये अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 83, विज्ञान विज्ञान है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? लैंडिस ने कहा। ऐसा किसने कहा? लैंडिस ने कहा कि विज्ञान विज्ञान है चाहे वो किसी में भी हो। और कार्ल प्रियंस ने कहा था कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी पद्धति में है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 85 है 85 नंबर, प्लेटो का बीजन्य जो परिभ्रमण का सिद्धांत है वो किसका उदाहरण है? तो वो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? सामाजिक परिवर्तन का। 17 है, तो ये तो बार बार सबसे ज़्यादा अगर किसी में आया है तो इसी में आया, अस्पृश्यता का अनुमूलन। प्रश्न नंबर 87, वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो पश्चिमीकरण है वो
नहीं है, बाकी सारे के सारे वैश्वीकरण के कारण है। आगे है प्रश्न नंबर 88, इंडियाज विलेज, भारत के गांव पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इंडियाज आज विलेजेज है वो एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 89 क्या कहता है? 89 पूछ रहा है कि कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री यानी जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सी है? धारा 164, जो कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक राज्य और है बिहार है शायद तक, उनमें कल्याण की आदिम जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है वो करता है। प्रश्न नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? तो कौन सा कारक है वो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है? नगरीकरण बाधक नहीं है, बाकी जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद ये सारे के सारे बाधक हैं। 2001 की जनगणना में किस राज्य या केंद्र शासित की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है वो अधिकतम है? किस में अधिकतम है? यहाँ बात कर रही है राज्य केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम है, तो किस में? लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर 96% आबादी है वो क्या है? जनजातीय है। अगर राज्य होता तो कौन सा होता? मिजोरम होता। कौन सा होता? मिजोरम होता। प्रश्न नंबर 92, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी है? किसने दी है? बाल दुर्व्यवहार में सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी है गेल्स ने। किसने दी? गेल्स ने। ये भी नया ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93, कि संविधान की किस धारा का संबंध जनजाति के अनुसूचित जनजाति यानी जिसमें किस आर्टिकल के तहत हम किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति है वो घोषित कर सकते हैं? तो किस में है? 342 में, आर्टिकल 342 के अंदर। प्रश्न नंबर 94 है, स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी? स्वजाति चेतना की अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? गिडिन्स के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? गिडिन्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 95, कि किटुम्स क्या है? तो किटुम्स एक परिवारों का समूह है। किटुम्स एक परिवारों का समूह है जो कि कहाँ होता है? इजराइल के अंदर होता है। कहाँ होता है? इजराइल के अंदर एक विस्तृत परिवार कह सकते हैं उसको। प्रश्न नंबर 96, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो J.H. हटन। कौन है? J.H. हटन ने कास्ट इन इंडिया पुस्तक है वो लिखी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने जब 24 जनवरी को एक क्लास लगाई थी उसमें बताया था राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूरी हिस्ट्री को। आगे है प्रश्न नंबर 98, सर्वहारा का अर्थ क्या होता है? सर्वहारा वर्ग का अर्थ है वो क्या होता है? तो क्या अर्थ होगा? वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या, यानी सारे के सारे श्रमिक वर्ग में शामिल हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 99, कि ये जो महिलाओं, बच्चों, शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय समाज कल्याण, ये भी कई बार जो सामाजिक जो प्रॉब्लम्स का अगर टॉपिक है तो उसमें ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो कब की थी? अगस्त 1953 में। अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना है वो हुई थी। प्रश्न नंबर 100, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है ये पुस्तक? ये पुस्तक है वो बर्गर के द्वारा या किसी और के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है गुंडलर के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है? गुंडलर के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई है। प्रश्न नंबर 101 है, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किन्होंने लिखी? तो डी कुपर ने। किन्होंने लिखी? डी कुपर ने ये पुस्तक है वो लिखी है, द डेथ यानी फैमिली का अंत, मृत्यु। प्रश्न नंबर 102 है कि एक
समाजशास्त्र को एक शिल्प के रूप में किसने बताया है? तो किसने बताया है? मिल्स ने बताया। किसने बताया है? मिल्स ने बताया है। प्रश्न नंबर 103 कि निम्न में से कौन सा भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? तो प्रजातंत्रवाद। प्रजातंत्रवाद है वो समकालीन समाज में एक समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 104 कि हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व हैं: निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, संपूर्ण संस्कृति। चौथा कौन सा है? चौथा है स्वतंत्रता। कौन सा है? स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 105 कि कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है? सक्रिय सदस्यता। संस्था में सदस्यता तो होती ही नहीं है, तो सदस्यता शब्द आ गया, तो यहीं से ऑप्शन अपने को मिल गया। प्रश्न नंबर 106 है कि मानव प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की परिचारिकाएं कहा है? किसने कहा? कुल्ले ने कहा। CH कुल्ले ने कहा। आगे है 107 नंबर कि सदस्यता और निर्धारित लक्ष्य किस अवधारणा के अति आवश्यक तत्व है? तो सदस्यता किस में होती है? समिति में होती है, और एक निश्चित यानी निर्धारित उद्देश्य होते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है? तो ये किसने कहा? ये बीयरस्टीड ने कहा। किन्होंने कहा? ये बीयरस्टीड ने कहा। बोटोमोर का भी इसी प्रकार का एक कथन है, वो भी आप देख लेना। 109 है कि जब किसने कहा कि जब पिता राम में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, माता दिन में, अथवा दिन रात काम करते हैं, तो बच्चे प्राय गलियों में ही काम करते हुए मिलते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है न्यूमेयर ने। किसने कहा? न्यूमेयर ने कहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो गलत होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको नहीं पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 110 स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, ऐसा किसने कहा? तो ये तो आप जानते होंगे, इस प्रकार की बातें वो दुर्खिम महोदय ही करते हैं। प्रश्न नंबर 111 किसने परिभाषित किया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु तो जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? तो ऐसा किन्होंने कहा था? इलियट एवं मेरिल ने ये करप्शन की परिभाषा है वो दी है। ये सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी बात है वो चल रही है। प्रश्न नंबर 112 है कि जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा? जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा? DR गाडगिल ने कहा कि जाति है वो राजनीति का कैंसर है। प्रश्न नंबर 113 मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा है वो किसने दी है? तो किसने दी? मर्डोक ने दी। किसने दी? मर्डोक ने दी है। प्रश्न नंबर 114 कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है न ही उनकी दासी। ये कथन किनका है? ये है बार्न्स एवं बेकर का। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के दौरान ये क्वेश्चन है वो आता है। कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जॉनसन ने कहा। किसने कहा? जॉनसन ने। क्वेश्चन 116 किसने कहा कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं ला सकता? तो ये कोहन ने कहा। किन्होंने कहा? कोहन ने कहा। ये जब हम इनको पढ़ेंगे तब इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 117 है कि हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब पानी शक्कर से भर सकते हैं, किंतु मैं एक सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है सेरोकिन ने। किसने कहा? सेरोकिन ने। तो ये कहते हैं कि स्वरूप और जो विषय सामग्री है वो भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 118 है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है। ये परिभाषा किन की है? ये परिभाषा है बोगार्ड्स की। किन की है? बोगार्ड्स की परिभाषा है ये। प्रश्न नंबर 119 है कि निम्न में से कौन सा
अंतर है वो गलत है। कौन सा अंतर है वो गलत है? संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, परंतु सभ्यता नहीं। तो यही कथन है वो गलत है। संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, परंतु सभ्यता नहीं। तो सभ्यता तो बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, लेकिन संस्कृति नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 120, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। इस प्रकार के कथन ज़्यादातर होते हैं किसके? मैं क्या हो रहे हूँ पेज के। प्रश्न नंबर 121, समाज सौदर्पण। सौदर्पण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था ये सिद्धांत है वो C.H. कुल्ले ने दिया था। सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ। प्रश्न नंबर 122, फ्रायड ने तार्किक सिद्धांत में, समाजीकरण के सिद्धांत में तार्किक व्यवहार की व्याख्या में कौन सी अवधारणाएं हैं वो दी है? तो कौन सी अवधारणाएं दी इन्होंने? थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फ्रायड के समाजीकरण के सिद्धांत में तार्किक व्यवहार, यानी तार्किक व्यवहार कौन करता है? तो ईगो तो मन की करता है, सुपर ईगो है वो समाज की करता है। जो ईगो है, ईड है वो मन की करता है, ईगो है वो तार्किक व्यवहार की व्याख्या वो करता है। प्रश्न नंबर 123 की सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया? समनर ने किया। प्रश्न नंबर 124, किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उसका उल्लंघन निषेध है? किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उसका उल्लंघन एक निषेध है? तो लोकाचार में, मोरस में। लोकाचार मोरस में ये क्या है कि कुछ कुछ इसमें जटिलता आनी स्टार्ट हो जाती है, बाध्यता आ जाती है लोकाचार के अंदर। प्रश्न नंबर 125 क्या कहता है कि सामाजिक सत्रीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का पहली बार किसने निरूपण किया? तो प्रकार्यवादी सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया? डेविस एवं मूर ने दिया। किसने किया? डेविस एंड मूर ने दिया। ट्यूमन ने तो इसका विरोध किया था। प्रश्न नंबर 126, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ अनइक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ट्यूमिन है। ट्यूमन ने इस पुस्तक के अंदर जो डेविड एवं मूर ने सिद्धांत दिया था उसकी इन्होंने आलोचना की है। प्रश्न नंबर 127, वर्ग सत्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यता सुसंगठित नहीं है? तो कौन सा नहीं है सुसंगठित? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग सुसंगठित नहीं है। विजन है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, लेकिन मध्यम वर्ग सुसंगठित नहीं है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। प्रश्न नंबर 128, कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? वर द्वारा वधु को संपत्ति देने का उदाहरण है तो वो क्या है? मेहर, वधु मूल्य। तो मेहर है वो एक वादा है, वर द्वारा वधु को संपत्ति देने का वादा है। आगे है सांप्रदायिकता परिणाम है। सांप्रदायिकता किसका परिणाम है? व्यक्तिक विघटन का, पारिवारिक विघटन का, सामाजिक विघटन का? तो ये सामाजिक विघटन का कारण है। प्रश्न नंबर 130, व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? तो सामाजिक व्यवस्थापन से पहले क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? सबसे पहले उससे संघर्ष होता है, उसके बाद में व्यवस्थापन यानी संधियाँ होती, झगड़ा होता है, फिर बाद में राजा महाराजा वो संधियाँ करते थे यानी व्यवस्थापन करते थे, समझौता करते थे। प्रश्न नंबर 131, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार में निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। किसका प्रतिमान होता है? अंत्यक्रिया का। सामाजिक प्रक्रिया है वो अंत्यक्रियाओं का एक प्रतिमान होता है, यानी जब अंत्यक्रिया में एक रूपता आ जाती है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 132, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज को सीमांत मानव उभरता है? सीमांत मानव उभरता है तो किसके जरिए है? आत्म सात्मीकरण। आत्म सात्मीकरण। उसमें क्या होता है कि फिर वो ना उस संस्कृति का रहता है ना उस संस्कृति का रहता है, दोनों की संस्कृति यानी सीमांत बन जाता है। प्रश्न नंबर 133,
सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सेरोकिन के किन संस्कृतियों की श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो कौन कौन सी संस्कृति है वो सेरोकिन ने बताई है? आदिम नहीं बताई थी, आधुनिक नहीं बताई थी, तकनीकी नहीं बताई थी, 3 प्रकार बताई, आदर्श, सेंसेट और आदर्शवादी, आइडियल, सेंसिटिव एंड आइलिस्टिक। आगे है 134, दुर्खिम ने धर्म का आदिम स्वरूप क्या बताया है? तो इसको तो बगैर देखे हम कह सकते हैं कि ये टोटम, और ये इनकी पुस्तक थी 1912 के अंदर आई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। उसमें उन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटम को बताया। 135 नंबर है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो हर्बर्ट स्पेंसर है वो इंग्लैंड के निवासी थे। काम्टे और दुर्खिम फ्रांस के थे, जर्मनी के थे मैक्स वेबर और टोनीज जॉर्ज सिमेल। प्रश्न नंबर 136 है कि कौन सा लक्षण नौकरशाही का नहीं है? कार्य के व्यक्तिक नियम नहीं होते हैं, ये तो संस्थागत नियम होते हैं। प्रश्न नंबर 137, भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने का कौन सा मददगार है? तो ये सारे के सारे क्या है? भारत में एकता को बढ़ावा देने के लिए मददगार है राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण संस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था। आश्रम में की किस अवस्था में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 139 कि आधुनिक भारत में सिंडिकेटेड हिंदुइज्म की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये किसने प्रतिपादित की? रोमिला थापर ने। प्रश्न नंबर 140, उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? गुण क्रम था। क्या था? गुण क्रम था। उसके बाद में क्या हो गया? जन्म हो गया। प्रश्न नंबर 141, कास्ट एंड कंपेंट्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखक है एस जोधका। प्रश्न नंबर 142, सभ्यता और संस्कृति के बीच में सर्वप्रथम ओकबर्न ने 1922 में सोशल चेंज पुस्तक में किए दिया था, और सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। 143, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखी गई है? तो किन के द्वारा लिखी गई है? P.K. वर्मा के द्वारा लिखी गई है, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, P.K. वर्मा। प्रश्न नंबर 144, महिला की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष के द्वारा, लिंग भिन्नता के द्वारा, लिंगानुपात के द्वारा, महिला स्वयं के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 145 है कि लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? यानी जो लिंग आधारित भेदभाव का नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं है? अध्यापन पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। बाकी खाना पकाना, घर की सफाई, स्वेटर, ये सब महिलाओं के हिस्से के काम माने जाते हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई थी? 2001 के अंदर अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 2001 के अंदर। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। 1975 से 85 को महिला दशक घोषित किया गया था। 147 है कि अस्पृश्य जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? तो किसने किया था? साइमन कमीशन ने किया था 1927 के अंदर। गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस, आंसर 3 इसका सही है। 149 है कि किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयाम बताए हैं? तो किसने बताए थे? T.K. उम्मन ने बताए। प्रश्न नंबर 150, अपराध के विभिन्न साहचर्य सिद्धांत का निरूपण है वो किसने किया? सदरलैंड ने किया। तो ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की भर्ती हुई थी और 2016 में ये एग्ज़ाम हुआ था, और इसी में मेरा ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन हुआ था। ऑल राजस्थान सेकंड रैंक मेरी रही थी। ये पेपर बहुत अच्छा रहा। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत को भी मुकाम है वो जल्द ही मिले। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।